संजय झा जी आपके पास आते हुए। देखिए, अब ये हिंदुत्व की लड़ाई बनी है, आज हिंदुत्व पर जवाब उद्धव ठाकरे को भी देना पड़ा है। आप ये बार बार कहते हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है संजय जी, लेकिन यहां तो ऑपरेशन हिंदुत्व चल रहा है। ये शिवसेना के अंदर का गृह युद्ध है उस समझौते के विरुद्ध जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए किया था। संजय जी नहीं, देखिए अंजना जी, राजनीतिक गतिविधियां अभी और भी तेज होंगी। मैं समझता हूं कि देखिए, ये कोई विचारधारा का कोई लड़ाई नहीं है। ये तो एक बहाना है, क्योंकि जब से ये सरकार एनडीए की सरकार बनी उस समय से भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना जो कहते हैं ना, अपना उनका जो नियत था वो साफ हो चुका था कि हम कुछ न कुछ करके हम इस सरकार को कमजोर करेंगे, निर्भर करेंगे और हम गिराने की कोशिश करेंगे। यहां पर एकनाथ शिंदे का गुजरात जाना, अब जितने भी एमएलए को लेके गए हुए हैं, क्यों गए और आज जो पहुंचे हुए हैं वहां पर, आप ही समझा दीजिए। संजय जी, आप तो मुंबई में रहते हैं, पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं और समझते हैं, इसीलिए आप ही समझा दीजिए एक वजह कि एकनाथ शिंदे इन विधायकों को लेकर क्यों महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे से बैर लेकर दशकों की राजनीति को दांव पर लगाकर निकल गए, क्यों निकले, क्या हो गया? इसके पीछे मैं समझता हूं कि जो सियासती जो साजिश है क्या? वो भाजपा ने ही किया है। देखिए भाजपा ने देखा कि कुछ लोग नाखुश हो सकते हैं। आप भी जानते हैं अंजना जी, हर राजनीतिक दल में किसी न किसी का अभिलाषा तो पूरा होता नहीं है। तो उन्होंने देखा कि कहां कुछ कमजोरी हो सकती है। यहां पर आजकल पिछले 2-3 साल में आदित्य ठाकरे का प्रोफाइल काफी मजबूत हुआ है। लोग देख रहे हैं कि भविष्य में वो एक युवा के ही एक नेता नहीं हो सकता है, शिवसेना के भी उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए। इसमें क्या शक है? हाँ, तो इसमें क्या शक है? तो देखिए, जिन पार्टियों की राजनीति परिवार में घूमती रहती है, इसमें क्या शक है कि सीएम का दावेदार कोई और होगा क्या? ये तो तय ही है। तो ठीक है। हाँ। तो इसीलिए भाजपा ने अपना निशाना उन लोगों पर डाला और उनको एकनाथ शिंदे में ऐसा शख्स मिला जो उनको लगा कि यार इनका जो कोई सिद्धांत है शिवसेना के लिए, ये जो बड़ा कहते हैं कि हम बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा के ही साथ हम हैं, तो वो पार्टी क्यों तोड़ते हैं? देखिए, इतने लोगों को लेके भाग जाना ये इस बात का मिसाल है अंजना जी कि इसके पीछे एक ही सच्चाई है कि भाजपा का ये साम दाम दंड भेद राजनीति एक बार फिर खुलेआम हमारे सामने आ चुका है। आप सोच लीजिए, आसाम में इतना भयानक बाढ़ है, वहां लोग एक तरीके से इतने निराश, और सोच लीजिए उनका हालत क्या है। और वहां पर एक 5 स्टार होटल में एक प्राइवेट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट में एमएलए लोग आ रहे हैं, और किसी को ये विश्वास होगा कि भाजपा के बिना सहमति के साथ या भाजपा के हौसला अफजाई के बिना ये सब हो सकता था क्या? यदि किसी भी राजनीतिक दल में मतभेद होता है तो लोग बातचीत करते हैं। आज मैं समझता हूं कि उद्धव ठाकरे जी ने जो फेसबुक में आके खुलेआम सार्वजनिक तरीके से जो उन्होंने भाषण दिया है, ये एक चुनौती है। सिर्फ एकनाथ शिंदे को नहीं, ये भाजपा को चुनौती है कि देखिए, आपका सिद्धांतहीन एक घटिया और घिनौनी राजनीति, जिसमें आपने राजस्थान को कमजोर करने की कोशिश की, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में तो आपने सरकारी जीत लिया, पुडुचेरी में आपने सरकार गिराया, गोवा, मणिपुर आप सब जानते हैं। तो ये तो भाजपा का एक, मैं समझता हूं कि एक रणनीति ऐसा ही है, और हम लोग सब जानते हैं कि ये कैसे चलता है। ऑपरेशन कमल भारत के प्रजातंत्र पर एक कलंक है। ऑपरेशन कमल, लेकिन ऑपरेशन कमल जल्दी से हमारे साथ आरपीआई की तरफ से, क्योंकि अभी इंतजार है कि हमारे साथ कृपाशंकर सिंह जी जुड़े। किशोर जी, जवाब दीजिए। ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं से वो, उनका कहना है ये बीजेपी का है, और रामदास आठवले जी तो बीते दिन से कह रहे हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन रही है। सब पता चल गया आप लोगों को, कैसे बन रही है उनकी सरकार? जी, अपनी बात कहने का मौका दिया। तो मैं, जैसा कि आपने कहा कि ऑपरेशन लोटस, ऐसा तो कुछ मामला नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि जैसी नीयत ऐसी बरकत। 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए तो महाराष्ट्र की जनता ने आरपीआई, बीजेपी और शिवसेना को मैंडेट दिया, ना कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना को। लेकिन शिवसेना ने सत्ता के मोह में आकर और कांग्रेस एनसीपी की बातों में उन्होंने जो बरगलाया और सत्ता के मोह में जो सिद्धांतों से जो समझौता किया, बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी, उनके जो विचार थे, उनको तिलांजलि देकर सत्ता के मोह में जो उनके साथ में जा बैठे, तो उनको
आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जो भी विधायक हैं वो बागी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि वो सिद्धांतिक हैं, वो असली सैनिक वही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब एक समय के बाद जब इलेक्शन आएगा वापस वो जनता के बीच में जाएंगे तो किस मुंह से वो जाते। उनको लगता है कि जो सरकार ने मैंडेट दिया वो तीनों जो पार्टियां उनको मिलकर दिया था, लेकिन ये शुरू से जैसा कि पता चला है कि जो सरकार है शिवसेना की सरकार, इस शिवसेना की सरकार नहीं, एक सोनिया सरकार, सोनिया सेना साबित हुई। हमेशा जितने भी दिखाइए किशोर जी को, कांग्रेस किशोर जी को दिखाइए के इशारों पर यहाँ पर फैसले गए, और जो एक एक करके मंत्री जो है वो इनके जेल जाते गए। कोई ईडी का चक्कर काट रहा है, कोई जेल में जा रहा है, कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है। बोलता हूँ ना, तो ये सरकार जो थी कहीं ना कहीं ये तो होना ही था। और मुझे लगता है कि आज ये जो आज सरकार को एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आज सिर्फ सरकार बचाने का नहीं, आज पार्टी को बचाने का जो अस्तित्व का संकट आ गया है उनके सिद्धांतों की वजह से ये हुआ है। अरे सरकार गिरने की बात हो रही है। देखो अंजना जी, अरे सर सरकार तो गिरेगी ही। मुझे लग रहा है कि आपकी पार्टी का जो अस्तित्व है वो भी अब गिर गया है। आप सरकार तो गिरने वाली है, लेकिन आप पार्टी को भी बचाइए। मासूम जी रुकिए रुकिए, अब जवाब सुनिए। जवाब देने दो। अरे तिवारी जी इतना गुस्सा ठीक नहीं है सर, इतना गुस्सा नहीं। सेना को बचाने का संकट इन पे पैदा हो। अरे रुकिए मासूम जी, मासूम जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, विडम्बना है ये। बाला साहब ठाकरे आवाज नीचे कीजिए। नहीं किशोर जी, ये शाउटिंग मैच नहीं है, हल्ला बोल है। आज तक पर बैठे आप, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। ये क्रॉस टॉक एक दूसरे के ऊपर, कोई शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है। प्लीज मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। किशोर जी गुस्सा नहीं, अंजना जी धन्यवाद। गुस्सा नहीं सर, गुस्सा नहीं। हाँ बिल्कुल शांत हूँ अंजना जी। मैं तुमको मामला बिगड़ गया, लेकिन सर मामला बिगड़ गया है बहुत। मेरी बात पूरी, मुझे बात पूरी करने दो। जब तुम कुछ भी बोलो, एक मिनट। आज उन्होंने लिस्ट दी, उसमें उन्होंने 34 एमएलए के नाम गिनाए, जिसमें 7 इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब उनके पास जो उसमें के नितिन देशमुख है वो तो लौट के अकोला आ गए, और उन्होंने जो अनुभव बताया कि उनकी जान पे पड़े थे, तो ये तो बहुत गलत है। अभी हमारे लोग, और अभी तो किशोर तिवारी जी, उद्धव जी कह रहे थे कि अगर एक भी शिव सैनिक विधायक मुझे कहेगा कि मैं सीएम पद पर बैठने लायक नहीं हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो सूरत से गुवाहाटी क्यों जा रहे हैं, अभी तक समझ ही नहीं आया आप लोगों को। एक मिनट, अभी देखो, अब ये बात है, एकनाथ शिंदे जी ने आज ही बंबई आना चाहिए। हाँ। और मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। एकनाथ शिंदे ये असेट है, ये हमको लायबिलिटी नहीं है। मेरी बात समझो, एकनाथ शिंदे मुझे क्यों समझा रहे हैं सर? शिंदे साहब को समझाना है, शिंदे साहब समझने को तैयार ही नहीं है, आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? अब तो बीजेपी के एसेट बन रहे हैं वो। अंजना जी, अरे अंजना जी, ईडी का सब प्रताप है, तो अगर ईडी को कौन सा ऐसा मामला ईडी का बताइए। नहीं, अब तिवारी जी आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगी। ईडी का कौन सा मामला है बताइए जिसकी वजह से फंसे एकनाथ शिंदे, बताइए। ये देखो, उनके साथ जो भी लोग हैं, जैसे हमारे जाधव साहब बंबई के, उनकी वाइफ गई है, ईडी में फंसी हुई है। हमारे प्रताप नायक वो ईडी में फंसे हैं। अरे शिंदे साहब की बात कीजिए ना सर। एकनाथ शिंदे क्यों गए हैं? एकनाथ शिंदे पर ईडी का कौन सा मामला है? नहीं, एकनाथ शिंदे पाक साहब है। एकनाथ शिंदे ही जमीन के नेता है। एकनाथ शिंदे, हम सत्ता खो देंगे लेकिन एकनाथ शिंदे को खोना नहीं चाहते, ये हमारी जरूरत है। अभी अब समझ लो बात को, मुख्यमंत्री ने कहा है वो आके कह देंगे तो सीएम शिवसेना का ही बनेगा। मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, शिवसेना का ही रहेगा। लेकिन हमको जिससे हमने समझौता किया है उनसे तो हम दूर नहीं हो सकते। और बीजेपी क्या एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रख के कह रही है कि बीजेपी की सरकार लाओ, बीजेपी की सरकार। आपको क्या लगता है?